साल 2024 खत्म होने की कगार पर है और नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस खास बुलेटिन में हम आपको वो सियासत से जुड़े तमाम पहलुओं से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी का एक्शन। घोटाले पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। कहा, अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया, बदनाम करने की रची जा रही साजिश। सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा। करीबियों ने दी थी लोकायुक्त को जानकारी। इधर लोकायुक्त की जानकारी पर भी उठे सवाल। रेड में मिली थी 7.98 करोड़ की संपत्ति। कोर्ट में बताई 55 लाख रुपए की संपत्ति। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी प्रधानमंत्री आवास। साय सरकार का बड़ा फैसला, हर महीने दिए जाएंगे 10,000 रुपए। स्किल डेवलपमेंट की भी दी जाएगी ट्रेनिंग। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी जानकारी। मन की बात कार्यक्रम में बस्तर ओलंपिक का जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने की जमकर तारीफ। कहा, खेल और विकास का अनोखा संगम है बस्तर। ओलंपिक बस्तर में एक नई क्रांति ले रही है जन्म। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर की बढ़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने ढेबर की जमानत याचिका की खारिज। कहा, आरोपी को नहीं दिया जा सकता जमानत का लाभ। साल 2024 खत्म होने की कगार पर है और नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस खास बुलेटिन में हम आपको वो सियासत से जुड़े तमाम पहलुओं से अवगत कराएंगे जो साल 2024 को खास बनाते हैं। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ राजनीति में जिसे 2024 हमेशा याद रहेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साल 2024 खत्म होने की कगार पर है और नए साल का यानी कि 2025 का इंतजार है। 2024 में भारत की राजनीति में काफी परिवर्तन हुए। पीएम नरेंद्र मोदी हो तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो वहीं राहुल गांधी ने राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन कुछ हद तक हासिल करने में कामयाबी भी पाई है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जहां जेल जाना पड़ा, तो चलिए आपको बताते हैं 2024 में राजनीति में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला। राजनीति में 2024 में हुए कई अहम बदलाव। दिल्ली में मची राजनीतिक उथल-पुथल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति ने हासिल की बड़ी जीत। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार राज्य की सत्ता पर हुई काबिज। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी ने जमाया फिर से कब्जा। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी। त्रिपुरा में शांति समझौते के तहत 34 साल पुराना उग्रवाद हुआ समाप्त। भारतीय राजनीति में इस साल कई अहम बदलाव हुए। दरअसल इस साल देश में सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का हुआ, जिसमें देश की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व सौंपा। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी ने फिर से कब्जा जमाया। इस चुनाव में 642 मिलियन लोगों ने मतदान किया और अगले 5 वर्षों तक कौन शासन करेगा, ये तय किया। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरा कार्यकाल हासिल किया। हालांकि भाजपा का प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त। इस बीच राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों को दुगना कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती, जो 2019 में हासिल की गई संख्या से दुगनी थी।
देश की सबसे पुरानी पार्टी ने इस प्रदर्शन का जश्न नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े आंकड़े के खिलाफ जीत की तरह मनाया। दिल्ली में उस समय राजनीतिक उथल पुथल मच गई जब आबकारी नीति घोटाले के कारण अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। हालांकि 7 महीनों तक वो सलाखों के पीछे दिल्ली के सीएम बनकर रहे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने कानूनी चुनौतियों को पार करते हुए विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक वापसी की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की, जिसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को सत्ता मिली। उड़ीसा में भाजपा ने राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करके बीजू जनता दल के 24 साल के शासन को समाप्त कर दिया। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी। हरियाणा ने भाजपा को लगातार तीसरी जीत दिलाई, जिसने राज्य में पार्टी की मजबूत उपस्थिति को दर्शाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को निर्णायक जीत मिली। इस शानदार जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में वापस आ गए। विपक्षी महाविकास अघाड़ी को हाल के इतिहास में सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी राज्य में 149 सीटों में से 132 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2024 त्रिपुरा शांति समझौता 4 सितंबर को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब केंद्र, त्रिपुरा सरकार और राज्य के 2 विद्रोही संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद त्रिपुरा में 35 साल से चल रहा उग्रवाद समाप्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। चलिए 2024 जाने को है और 25 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय राजनेता फिलहाल तो संसद में व्यस्त हैं, लेकिन कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। भारतीय राजनीति में इस साल कई अहम बदलाव देखने को मिले, जिनसे सीख लेते हुए सभी नेता आगे बढ़ रहे हैं। और इस साल कई महिला नेत्रियां ऐसी भी रही हैं जिन्होंने सदन के बाहर भी अपनी पहचान बनाई और भारतीय राजनीति में अपना कद बेहतर किया। आइए अब आपको बताते हैं महिला नेत्रियों के बारे में जिन्होंने इस साल राजनीति में अपना लोहा मनवाया है। कंगना रनौत। बॉलीवुड में कमाल करने के बाद कंगना रनौत ने राजनीति में भी अपना लोहा मनवाया और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद बनी। उन्होंने कांग्रेस के जाने माने नेता विक्रमादित्य को हराया। इसके बाद भी वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रही। कंगना बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने किसी बड़े स्टार के बिना अपने दम पर कई हिट फिल्में दी। हालांकि राजनीति में उनके आने पर कहा जा रहा था कि उनका बड़बोलापन उन पर भारी पड़ेगा, लेकिन कंगना ने सांसद बनने के बाद गंभीरता और समझदारी के साथ हर स्थिति को संभाल लिया है। अब वो विवादों से दूर और जनता के करीब रहने की कोशिश कर रही हैं। कंगना महिला प्रधान फिल्मों में मजबूत इरादों वाली अपरंपरागत महिलाओं के चित्रण के लिए जानी जाने वाली 2014 में आई फिल्म क्वीन में अपने जबरदस्त अभिनय के कारण कंगना को बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। 2019 के लिए 67वें फिल्म पुरस्कार हेतु मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इन्हें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। रनौत ने त्रिभाषी बायोपिक फिल्म थलाइवी में राजनेत्री जयललिता की भूमिका निभाई। प्रियंका गांधी। भारतीय राजनीति में ये नाम नया नहीं है। लगभग 4 दशक से प्रियंका गांधी के बारे में सभी जानते और सुनते आ रहे हैं। हालांकि प्रियंका ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा था। ये साल खत्म होते होते प्रियंका ने चुनाव लड़ा
और वायनाड में भाई की विरासत संभाल ली। जब राहुल और प्रियंका साथ में संसद पहुंचे तो गांधी परिवार के लिए ये खास दिन था। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों ने सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दी। इस गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस ने की और इसमें राहुल के साथ प्रियंका ने भी अहम योगदान दिया। 2019 में आधिकारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश करने से पहले गांधी वाड्रा की राजनीति में सीधे तौर पर शामिल होने की अनिच्छा के बावजूद उन्होंने आम और विधानसभा दोनों चुनावों में अपनी मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लिया। वो अक्सर रायबरेली और अमेठी के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करती थी, जहां उन्होंने निवासियों से सीधे बातचीत की। इस भागीदारी ने उन्हें इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समर्थन के साथ एक जानी मानी हस्ती बना दिया, जिसके कारण अमेठी में चुनावी नारा अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका सुनाई देने लगा। महुआ मोइत्रा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस साल संसद में शानदार वापसी की और भारतीय राजनीति में चर्चा में बनी रहीं। मोइत्रा को पिछले संसद से निकाल दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए अपना सदन का आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया। इस वजह से उनकी सदस्यता समय से पहले रद्द कर दी गई थी। मोइत्रा ने 2016 से 2019 तक करीमपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया और एआईटीसी के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया। 13 नवंबर 2023 को मोइत्रा को कृष्णानगर नादिया उत्तर के एआईटीसी जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। राजनीति में आने से पहले वो जेपी मॉर्गन चेस में एक निवेश बैंकर थीं। एनआईसी पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा आचार समिति की सिफारिश के बाद 8 दिसंबर 2023 को मोइत्रा को अयोग्य घोषित कर दिया गया और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। आतिशी सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह भी इस बार लगातार चर्चा में रहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगा था कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की सरकार चलाना मुश्किल होगा और पार्टी के नेता भी तितर बितर हो सकते हैं। ऐसे में पार्टी टूटने का भी डर था। हालांकि आतिशी ने केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली में सरकार भी बखूबी चलाई और पार्टी को भी बचाए रखा। वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं और आगामी चुनाव तक उनके इसी पद पर रहने की उम्मीद है। आतिशी को 2019 लोकसभा चुनावों के लिए पूर्वी दिल्ली का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों के अंतर से हार गयीं और तीसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मबीर सिंह को 11,422 वोटों से हराया। उन्हें दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। सौरभ भारद्वाज के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद। स्वाति मालीवाल। आतिशी की तरह स्वाति मालीवाल भी साल सुर्खियों में रहीं। हालांकि उनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि मुश्किलों से भरा समय रहा। स्वाति मालीवाल लंबे समय से महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। वो महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती रही हैं। लेकिन 13 मई 2024 को मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार ने मुख्यमंत्री के आवास पर उनके साथ मारपीट की थी। मालीवाल ने घटना की सूचना देने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया और दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस की जांच के बाद मामले पर उनका बयान दर्ज किया गया। 18 मई 2024 को विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी अपनी पार्टी के मुखिया के घर में उनसे मारपीट और बदसलूकी की गई।
हालांकि इस मुश्किल समय में स्वाति ने हार नहीं मानी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और इस मामले पर जांच चल रही है। माधवी लता। भाजपा ने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए कोमपेला माधवी लता को टिकट दी। लता 4 बार हैदराबाद के सांसद और AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता चुनावी मैदान में उतरी। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री माधवी लता भले ही चुनाव में हारी, लेकिन उन्होंने जनता का ध्यान आकर्षित किया और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी रहीं। विश्वविद्यालय में फैशन डिजाइनिंग में मास्टर योग्यता हासिल करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में 1 साल बिताया। उन्होंने वापसी की और अरविंद 2013 के साथ साथ अप्रकाशित चूड़ालानी चपलानी में तारक रत्ना के साथ काम किया, जहां उन्होंने एक बहरी और गूंगी लड़की की भूमिका निभाई। वसुंधरा राजे। राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनने की आशंकाओं पर उस समय विराम लग गया जब भाजपा ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया। इसके बाद से वसुंधरा राजे उपचुनाव मंच से दूरी बना चुकी हैं। वसुंधरा राजे के भाषण और टिप्पणियों के कारण वो इस साल काफी चर्चा में रहीं। 2013 में गहलोत सरकार को सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली, जिसका उन्हें भरपूर समर्थन मिला और वो राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। सन 2018 में एक बार फिर वसुंधरा राजे के चुनावी रथ राजस्थान गौरव यात्रा को अमित शाह ने राजसमंद जिले से रवाना किया, जो राजस्थान की 165 विधानसभाओं से गुजरा, लेकिन इस बार वो सरकार बनाने में सफल नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। साल 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और सफल साल साबित हुआ। इस साल भारत ने 8.2% GDP ग्रोथ दर्ज की, जो सरकार की अनुमानित यानी कि 7.3% वृद्धि दर से अधिक रही। इसके साथ ही भारत की GDP 47.24 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार ऐसे कौन कौन से राज्य सबसे अमीर रहे और किस राज्य के GDP और GSDP के आंकड़े इस साल क्या कह रहे हैं। देश के सबसे अमीर राज्य, भारत की विविधता, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और एक राजधानी शामिल है, इसकी आर्थिक शक्ति को परिभाषित करती है। इनमें से कुछ राज्य न केवल क्षेत्रीय रूप से बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक विकास के मुख्य केंद्र के रूप में उभरे हैं। GDP और GSDP के आधार पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक इस साल के सबसे अमीर राज्यों में शामिल रहे। महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्य। महाराष्ट्र की आर्थिक ताकत का बड़ा हिस्सा इसकी वित्तीय सेवाओं, उद्योगों और फिल्म इंडस्ट्री से आता है। मुंबई, जो राज्य की राजधानी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे वित्तीय संस्थानों का केंद्र है। रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियों का मुख्यालय भी इसे अन्य राज्यों से अलग बनाता है। महाराष्ट्र, जिसे देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। 2024 में सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र रहा। इसका अनुमानित ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP 42.67 लाख करोड़ रहा, जो राष्ट्रीय GDP का 13.3% है। तमिलनाडु रहा दूसरे स्थान पर। तमिलनाडु, जिसे एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, 31.55 लाख करोड़ रुपए GSDP के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसकी अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों का बड़ा योगदान है। तमिलनाडु का प्रति व्यक्ति GDP 3.50 लाख रुपए FY 2023 से 24 रहा, जो इसे प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बनाता है मजबूत राज्य। कर्नाटक रहा तीसरे नंबर पर। राज्य की आर्थिक शक्ति का मुख्य स्रोत है,
सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स और इनोवेशन में ये राज्य सबसे आगे है। बेंगलुरु, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक 28.09 लाख करोड़ रुपए की GSDP के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसका राष्ट्रीय GDP में 8.2% का योगदान है। गुजरात रहा चौथे नंबर पर। ये राज्य अपने मजबूत औद्योगिक आधार और व्यापारिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और डायमंड पॉलिशिंग जैसे क्षेत्रों में ये राज्य अग्रणी है। गुजरात 27.9 लाख करोड़ रुपए की GSDP के साथ चौथे स्थान पर रहा। इसका राष्ट्रीय GDP में 8.1% योगदान है। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 24.99 लाख करोड़ रुपए की GSDP और 8.4% के राष्ट्रीय GDP योगदान के साथ 5वें स्थान पर रहा। हालांकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 0.96 लाख रुपए है, जो अन्य टॉप राज्यों की तुलना में कम है। अमीरों की लिस्ट में ये राज्य भी है शामिल। पश्चिम बंगाल 18.8 लाख करोड़ रुपए GSDP और 5.6% राष्ट्रीय योगदान के साथ छठे स्थान पर है। तेलंगाना 16.5 लाख करोड़ रुपए GSDP और 4.9% योगदान के साथ तेजी से उभरता हुआ राज्य है, जो इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। आंध्र प्रदेश 15.89 लाख करोड़ रुपए GSDP और 4.7% योगदान के साथ 8वें स्थान पर है। दिल्ली भारत की राजधानी ने 11.07 लाख करोड़ रुपए की GSDP दर्ज की। ये राष्ट्रीय GDP में 3.6% का योगदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। साल 2024 का वर्ष भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण नेताओं के निधन के कारण विशेष रूप से याद रह जाएगा। विभिन्न पार्टियों के इन वरिष्ठ नेताओं के जाने से राजनीतिक क्षेत्र को बड़ी क्षति हुई। कई ऐसे राजनीति के धुरंधर रहे हैं जिन्होंने अचानक इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ऐसी ही महान हस्तियों की यादों में जिन्होंने भारतीय राजनीति में लंबी पारी खेली, लेकिन साल 2024 में दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्कार। बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी का निधन विशेष रूप से चौंकाने वाला था। 4 बार कांग्रेस के विधायक रहे सिद्दीकी, जो बाद में NCP से जुड़े। बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य के बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में सेवा की। उन्होंने 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 कार्यकालों के लिए विधायक के रूप में सेवा की। 2004 से 2008 के बीच उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के अधीन खाद्य और नागरिक आपूर्ति और श्रम के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा किए गए इस हमले ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य छोड़ दिया। 2000 से 2004 के बीच महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें मेहटा मुंबई बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2004 से 2008 के बीच महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम, FTA और उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री के रूप में काम किया। 2011 में उन्होंने बांद्रा खार में एक इको गार्डन के निर्माण में वित्त पोषण किया। सीताराम येचुरी, एक और गहरी क्षति। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी के निधन के रूप में हुई। येचुरी 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। 1 साल बाद वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए।
येचुरी को 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस समय वो जेएनयू में छात्र थे। गिरफ्तारी से पहले कुछ समय के लिए भूमिगत रहे और आपातकाल के खिलाफ प्रतिरोध का आयोजन किया। आपातकाल के बाद एक वर्ष 1977 से 78 के दौरान 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। येचुरी ने प्रकाश करात के साथ मिलकर जेएनयू में वामपंथी इकाई बनाई। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद और पार्टी के महासचिव रहे येचुरी का 12 सितंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1992 से सीपीआई की पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे येचुरी ने वामपंथी नीतियों की वकालत की और भारतीय राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुशील कुमार मोदी। बिहार में राजनीतिक क्षेत्र ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को खो दिया। सुशील कुमार मोदी, जिनका जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक और बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। वो बिहार के वित्त मंत्री भी रहे। मृत्यु के समय वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद थे। 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में कैंसर से उनका निधन हुआ। 2005 से 2020 तक बिहार के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोदी का जाना भाजपा और राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के लिए बड़ा झटका था। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने वरिष्ठ नेता नटवर सिंह के निधन के रूप में बड़ी क्षति महसूस की। 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का भी निधन हो गया। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में शानदार करियर के बाद राजनीति में आए सिंह ने पहली यूपीए सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। एक राजनयिक और राजनेता के रूप में उनके अनुभवों ने भारतीय राजनीति को दशकों तक समृद्ध किया। जित्ता बालकृष्ण रेड्डी। तेलंगाना राज्य आंदोलन ने अपने प्रमुख नेताओं में से एक जित्ता बालकृष्ण रेड्डी को 6 सितंबर 2024 को खो दिया। रेड्डी उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने राज्य युवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में इसका नेतृत्व किया। टीआरएस पार्टी के गठन के बाद वो इसमें शामिल हो गए और फिर 2009 के चुनाव में टिकट न मिलने पर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया। 52 वर्ष की आयु में भारत राष्ट्र समिति के नेता और पूर्व टीआरएस युवा कार्यकर्ता का निधन उस आंदोलन के लिए एक झटका था जिसे उन्होंने जोर शोर से आगे बढ़ाया। 2023 के चुनावों से पहले रेड्डी वरिष्ठ नेता कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन 14 साल के अंतराल के बाद पार्टी छोड़कर बीआरएस में शामिल हो गए। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में वो भोंगीर संसदीय टिकट की दौड़ में थे। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा को बेंगलुरु को आईटी हब बनाने का जनक माना जाता है। कर्नाटक के मांड्या से वो कई बार सांसद चुने गए। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में उन्होंने मंत्री के रूप में कार्य किया। सक्रिय राजनीति में लौटने के उद्देश्य से उन्होंने 5 मार्च 2008 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 22 मार्च 2009 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया और उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। एस.एम. कृष्णा मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो मंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और 3 बार केंद्रीय मंत्री का पद संभाल चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन 20 दिसंबर को हुआ। चौटाला 89 साल के थे। चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रहे।
2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने और वो 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे। 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को 2 माह में ही पद से हटा दिया गया था। हालांकि चौटाला को भी 5 दिन बाद ही पद से त्याग पत्र देना पड़ा। 22 अप्रैल 1991 को तीसरी बार चौटाला ने सीएम पद संभाला, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हरियाणा लोकदल के नाम से नई पार्टी बनाई। 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में बसपा से गठबंधन कर हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद उनके दल को मान्यता मिली। इसके बाद उनकी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया गया। 24 जुलाई 1999 में चौटाला ने चौथी बार सीएम पद संभाला था और दिसंबर 1999 में उन्होंने विधानसभा भंग करवा दी और विधानसभा चुनाव के बाद 2 मार्च 2000 को चौटाला 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चौटाला पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।